वेलकम टू माय चैनल रिवाइज स्टडी। सो गाइस, लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको अंडरस्टैंड किया। अब हम अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारी मनी एंड बैंकिंग, जो कि इसका टोटल जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम में वो आता है लगभग 6 मार्क का, एग्जैक्टली 6 मार्क का। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इसमें क्या क्या आपका सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ ही साथ इस यूनिट में हम जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का फंक्शन किसके पास है, जो कि सेंट्रल बैंक के पास, उसको देखेंगे। कमर्शियल बैंक को देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मनी की, और मनी के फंक्शन बैक पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हम मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड द सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन में हम देखेंगे हाउ मनी कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, राइट, एंड what are the functions of central bank. These are the chapter, these are the main topics of this unit. So let's start it. ओके, सबसे पहले बात हम करते हैं बार्टर सिस्टम की। सो बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम? अगर हम बार्टर सिस्टम पे जाते हैं तो बार्टर सिस्टम क्या था कि अगर मान लो मनी नहीं है, तो मनी जब नहीं था तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता था। जो नॉर्मल लोग हैं, अगर किसी भी चीज़ को ख़रीदना है या किसी भी चीज़ की सप्लाई करना है या फिर उसे बाय करना है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता था, तो तब यूज़ किया जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। अब यहाँ पे डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट्स की ज़रूरत होती थी। डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट्स का मतलब, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी गुड की ज़रूरत है और सामने वाले को भी उसी गुड की, जो आपके पास गुड है और उस सामने वाले को भी उसी गुड की ज़रूरत है, देन तभी ही आप दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शूज़ की नीड है, ठीक है ना, शूज़ की नीड है, और मान लो कि जो पर्सन है वो पर्सन के पास, और उस पर्सन को वीट की नीड है, ठीक है, और आपके पास अगर वीट है और वीट के बदले कि जो पर्सन के पास शूज़ है वो उसके बदले वो शूज़ देने के लिए तैयार है, तभी क्या होगा कि डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट होगा। अगर दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास बहुत सारा राइस है, ठीक है, और आपको वीट चाहिए, राइट, और किसी दूसरे पर्सन के पास क्या है, बहुत सारा वीट है, लेकिन मान लो उसे राइस नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए दाल चाहिए, ठीक है, ठीक है, दाल चाहिए, तो क्या होगा, तब आप डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये सिचुएशंस भी ज़रूरी है, तभी क्या होगा, बार्टर सिस्टम जो है वो फुलफिल हो पाएगा। अब मनी, व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, एनीथिंग विच इज़ यूज फॉर एक्सचेंज दैट इज़ मनी, राइट। तो फंक्शन ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी के जो फंक्शंस है वो है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शन आते हैं, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। एंड द सेकेंडरी फंक्शंस, देयर आर थ्री सेकेंडरी फंक्शंस विच आर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। एक आपको बहुत अच्छा जो शेर टाइप का है वो सुनाता हूँ, जो कि हिंदी में है, बट आपको रिमाइंड करने के लिए ज़्यादा इजी है। मुद्रा के है कार्य चार, माध्यम मापक संचय आधार। देखो, मुद्रा के है कार्य चार, मुद्रा मीन्स मनी, ठीक है, मुद्रा के है कार्य चार, कार्य मतलब फंक्शन, कार्य चार, माध्यम, माध्यम मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मापक, मापक मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, संचय, संचय मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, आधार, आधार मतलब डिफर्ड पेमेंट, इन फ्यूचर आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, और एक ट्रांसफ़र, स्थानांतरण जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी है। तो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो हमारा मनी है वो इन फ्यूचर जो
ये सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। अब आपने देखा कि वैल्यू, ये दिस आर द फंक्शन ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ डिफर पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब इन फ्यूचर अगर किसी टाइप की पेमेंट करना है तो वो क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में आएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप एक स्टोर करके रख सकते हो। अगर मान लो आप मनी नहीं होता, फॉर एग्जांपल मनी नहीं है, आपने बहुत सारे किसकी, टमाटो की फार्मिंग की, अब टमाटो को आप कितने दिन तक के स्टोर करके रख सकते हो, एक लिमिटेड टाइम तक ही, राइट। तो लेकिन अब मनी है तो मनी अपने आपने टमाटर को बेच दिया और मनी को आप लॉन्ग टर्म तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो। वैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, आज आपने कोई चीज़ को खरीदा और उसको इन फ्यूचर जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो। ट्रांसफ़र वैल्यू की बात करें तो आप मनी को ईजिली कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ईजिली कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी, दिस आर द राइट। और नेक्स्ट इज द मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके पास है M1, M2, M3 एंड M4 होता है, बट आपके जो सिलेबस में है जो कि है सिर्फ M1, ठीक है। तो स्टॉक क्वांटिटी ऑफ मनी इज मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज इन एन इकोनॉमी रेफर्स टू सप्लाई ऑफ मनी, राइट। तो मेजर ऑफ वैल्यू सप्लाई, तो M1 जिसको हम बोलते हैं, तो M1 में आपकी दो चीज़ें आ जाती है, जो कि C प्लस DD। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। जो जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स है जो कि पब्लिक के पास, जो कि कमर्शियल बैंक के पास है, वो आपका DD में आएगा। तो M1 इक्वल्स टू C प्लस DD होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देखेंगे, हु सप्लाइज द मनी। सप्लाई, मनी सप्लाई कौन करता है? तो मनी सप्लाई का मेन सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है एंड द कमर्शियल बैंक। दीज आर द मेन सेक्टर्स और मेन जो सप्लाई करते हैं, सोर्स है जो, वो है मनी सप्लाई के। कौन कौन से? गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है एंड कमर्शियल बैंक है। इंडिया में जो मिनिस्ट्री है ऑफ फाइनेंस दैट इशू द कॉइन्स एंड RBI इशू द करेंसी एंड नोट्स। सो अगर हम बात करें कि क्या इंडिया में RBI ही नोट्स पूरी करेंसी को इशू करती है, तो नहीं। इंडिया में जो है RBI सिर्फ नोट्स को इशू करती है। जितने भी आप नोट देख रहे हो, जैसे कि 10 का हो गया, 5 का हो गया, ठीक है, 500 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी नोट्स है वो कौन इशू करता है? RBI। लेकिन एक ऐसा नोट है जो कि RBI इशू नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, वो है 1 का नोट। 1 रुपये का जो नोट होता है वो कौन इशू करता है? वो इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, इंडिया की। और जितने भी कॉइन्स है, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो या फिर 1 रुपीज़ का हो, ठीक है, ये सारा कौन इशू करेगा? ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, ठीक है। अब बैंक की बात करें, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग और गिविंग द लोन्स। तो बैंक के दो काम होते हैं, पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। यही मेजर फंक्शन होते हैं बैंक के, और कमर्शियल बैंक यही काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है? तो इसमें यह फॉर्मूला आ जाता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। तो 1 इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। LRR मीन्स होता है लीगल रिजर्व रेशियो, और क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR, राइट। अब यहाँ पे क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है? अगर मान लो किसी बैंक में, जो कमर्शियल बैंक है, उसमें 1000 रुपीज़ का क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है। 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट हुआ है, और मान लो उसका LRR जो है वो LRR है। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो, राइट, जो कि है 10%। जो कि है बैंक को अपने, या तो अपने पास रखना पड़ेगा, दो फॉर्म में रखता है LRR, या तो अपने पास रखता है लिक्विडिटी के फॉर्म में, या कुछ परसेंट इसका RBI को जाता है, ठीक है। तो ये पैसा वो लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, ये जो 10% है। तो अब LRR अगर 10% है, तो कितना मनी क्रिएशन करेगा बैंक, उसको दिखाने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एडिशनल अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है वो 1000 का हुआ है, इसका 1000 का 10% होता है 100, जो कि अब सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये या तो बैंक के पास है या तो फिर RBI के पास इसने जमा करके रखा है, जो कि है आपका LRR। तो ये आपका अब 900 जो है वो लोन के फॉर्म में देगा। अब ये 900 जो लोन के फॉर्म में दिया है,
ठीक है। अब ये 900 वापस से बैंकों को मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में, मान लो लोन दिया है तो वो लोन जो है वो खर्च होगा और फिर से वापस बैंक में ही आएगा, राइट। और फिर ये 900 का वो फिर क्या क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। अब ये 900 का फिर 10% क्या होगा, जो कि फिर से जमा हो जाएगा, जो कि है 90। अब वो 90 का बचा हुआ क्या होगा कि 90 से 900 से -90 कर देंगे, और जो बचा हुआ है कितना है 810 रुपीज़, वो आप लोन के फॉर्म में दे सकता है। ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा प्रोसेस। तो लीगल रिजर्व रेशियो 1000 निकल के आ जाएगा क्योंकि 10% है, और जो एडिशनल पूरा डिपॉजिट्स है या एडिशनल लोन्स है वो 9000 के रुपीज़ में दे देगा। तो जो टोटल हो जाएगा वो टोटल मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा 10,000 का। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ उन्होंने 1000 जमा हुए थे और डिपॉजिट हुए थे, उससे उन्होंने 10,000 का क्या कर दिया, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि 10 × 100 हम 1000 करेंगे, दैट इज़ योर 10,000। ठीक है, इसको सिंपल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी आपका लीगल रिजर्व रेशियो है जो कि परसेंटेज अमाउंट में होता है, तो अब हम दिखाएंगे कैसे। 1/10, 10 जो था वो परसेंटेज में था तो इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में था तो डिवाइड बाय 100 होता है जो कि ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये 10 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जितना भी आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो 10 × 1000 दैट इज़ 10,000, राइट। तो ये होता है क्या, क्रेडिट क्रिएशन। हाउ क्रेडिट क्रिएशन, आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है, हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट्स, और क्रेडिट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक, राइट। तो ये आपका आ सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला में कई जगह पे 1/CRR भी लिखा होता है, ठीक है, वो भी एक ही बात है ना, क्योंकि LRR के दो टाइप होते हैं। LRR में दो तरीके से होता है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। ठीक है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम चेकेबल डिपॉजिट्स, अगेंस्ट विच चेक कैन बी इशूड, एग्जाम्पल करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, चेक के बारे में बात करिए। नॉन चेक डिपॉजिट्स, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो चेक मतलब डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगेंस्ट विथ चेक कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, कोई डिपॉजिट ऐसे होते हैं जिसमें चेक इशूड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि टाइम डिपॉजिट्स। चेक डिपॉजिट कौन से होते हैं, जो करंट अकाउंट होते हैं और डिपॉजिट एंड सेवन डिपॉजिट्स होते हैं। वहाँ पे आप अगर वो वैसे फॉर्म में अगर आप अकाउंट खोलते हो तो वहाँ से आपको चेक इशू हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो वो खाते का आप चेक क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, उसको बोलेंगे नॉन चेक डिपॉजिट्स। आपने देखा होगा खाते, आपने सुना होगा अपने घर पे कि भाई फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, या ये सेविंग अकाउंट है, या फिर ये करंट अकाउंट है, राइट। तो करंट अकाउंट जो होता है और सेविंग डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट जो होता है, वहाँ पे आप चेक बुक बना सकते हो और वहाँ से चेक भी इशू कर सकते हो किसी को। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो वहाँ पे आपके पास क्या नहीं होगा, चेक बुक आपकी को इशू नहीं होंगी। अगर इशू मतलब, और उससे आप क्या कर नहीं कर सकते, चेक को नहीं दे सकते किसी भी पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है आपका सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो ये हुआ था कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको से MCQ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखोगे कि 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, इशूइंग नोट्स।
सबसे पहला फंक्शन क्या है, इशूइंग नोट्स। जो करेंसी है उसको इशू करता है कौन, सेंट्रल बैंक। तो करेंसी में भी कौन कौन से, 10 रुपीज़ का नोट, ठीक है, 5 रुपीज़ नोट, ठीक है, इसके बाद 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट एंड 500 रुपीज़ नोट। अब इसके ऊपर की करेंसी तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स जो है उसको इशू कौन करता है, ये करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, अथॉरिटी है ये ना। बाकी प्रिंटिंग जितनी भी कराता है ये सब कौन कराता है, सेंट्रल बैंक। बाकी जो 1 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है, 2 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन है, जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपी का जो नोट होता है, ठीक है, 1 रुपी का जो नोट होता है वो सब कौन का इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो सेंट्रल बैंक इशूइंग द नोट्स, फर्स्ट वे इसका क्या है, फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक काम करता है, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी काम करता है। डज द सेम फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट एज ए कमर्शियल बैंक डू फॉर देयर कस्टमर्स। वो वैसा ही फंक्शन बनाता है जैसा बाकी जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर के साथ करते हैं, वैसे ही क्या करता है सेंट्रल बैंक का, क्या करता है वो जो है कमर्शियल बैंक के साथ करता है और गवर्नमेंट के साथ करता है। तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसा निकाल सकती है, उसमें जमा भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक काम करता है जैसा, वैसे ही हमारे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक काम करते हैं, राइट। तो ये काम होता है किसका, सेंट्रल बैंक का, किसका, आरबीआई का। आरबीआई हमारी जो है सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर्स टू द बैंक। अब बैंकर्स बैंक जो फंक्शन है इसका मतलब क्या है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाएंगे, वहाँ पे अपना डिपॉजिट देंगे और वहीं से क्या हम करेंगे, लोन भी लेंगे। और ये सारा जितना भी मॉनिटर करता है वो कौन करेगा, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको मॉनिटर कौन करेगा, वो आरबीआई करता है, ठीक है। जितना भी बीच में जितने भी फंक्शन होते हैं कि इस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, दूसरे से इसमें ट्रांसफ़र करना, वो सारा कौन करता है, वो भी आरबीआई करता है। आरबीआई इन्हें पूरी गाइडलाइंस और सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही बैंकर्स बैंक भी आरबीआई को हम कहते हैं, सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक भी इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई। अब कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मनी सप्लायर का मतलब क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है तो आरबीआई जो होता है वो मनी को कंट्रोल करता है। अब मनी को कंट्रोल करने का काम क्यों करा जाता है, क्योंकि देखो जब इन्फ्लेशन आएंगे मतलब कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई को सही करने के लिए क्या किया जाएगा, महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, महंगाई बढ़ने का कारण है कि लोगों के पास क्या हो गया, मनी वो जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। बहुत सारे लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया, पैसा खर्च करे जा रहे हैं और ढेर सारा पैसा हो गया। तो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी तो लोगों ने जो प्राइस है वो हाई होते जाएंगे। तो इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से जो होता है वो इन्फ्लेशन आ जाता है ना। तो इन्फ्लेशन आना मतलब मनी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो क्या कर देंगे इस टाइम पे, अब मनी की क्वांटिटी को कम करने के लिए, सप्लाई रोकने के लिए कौन काम करता है, तो वो करता है आरबीआई, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई कौन होता है, आरबीआई। अब वो किस किस फॉर्म में करता है, देखो बैंक रेट के फॉर्म में। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, जब आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है तो जो लॉन्ग टर्म लोन देता है, कौन सा, लॉन्ग टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म लोन देता है टू द कमर्शियल बैंक्स, वो जो लोन है वो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। उस पर जो इंटरेस्ट कौन लगाता है, आरबीआई लगाता है। अब इसका देखो एक और बात, अब ये इससे लगाने से या इंटरेस्ट बढ़ाने से जो मनी सप्लाई है वो कैसे कंट्रोल होगा। मान लो अब यहाँ पे क्या कर दिया, बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म पर जो लोन है उसने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने हाई कर दिया, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया। अब हाई इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट जैसे ही करेगा तो वैसे ही जो बाकी की बैंक्स है, अब बैंक्स जो अपने कस्टमर है मतलब पब्लिक है,
उनसे भी क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्योंकि उसको जब हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है, मान लो आपने कोई गुड लाया और वो गुड आपको महंगा मिल रहा है, तो आप भी उसको महंगा ही बेचोगे, राइट। वो 2-3 रुपये आप बढ़ा के बेचोगे। तो अब वो जो कमर्शियल बैंक है उसको ही लोन हाई पे मिल रहा है, तो वो भी लोग पब्लिक को लोन किस पे देगा, हाई इंटरेस्ट पे देगा, राइट। तो हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा तो लोग क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे। अब लोन नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से क्या करता है आरबीआई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा, अगर मान लो डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। बैंक रेट को कम कर देगा तो क्या होगा कि लोग अब जो कमर्शियल बैंक है वो भी कम इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे और पैसा खर्च करेंगे, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन सही हो जाएंगी। रेपो रेट भी क्या है, इंटरेस्ट ही है। अब इंटरेस्ट है, ये क्या था, लॉन्ग टर्म वाला था। लॉन्ग टर्म बात करें, अब जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, लोन्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। इस शॉर्ट पीरियड के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट, ठीक है। तो आरबीआई इंक्रीज करता है रेपो रेट और डिक्रीज करता है। इंक्रीज कब करेगा, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज कब करेगा, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन में डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो द रेट एट विच कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू द सेंट्रल बैंक। अब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो क्या करेगा, वो जाके आरबीआई के पास जमा करवा देता है। अब आरबीआई के पास उसने जाके क्या किया, जमा करवा दिया पैसा, राइट। अब आरबीआई के पास पैसा जमा करवा दिया तो वो पैसे को पे वो भी कुछ ना कुछ देगा उसे, है ना, उसमें इंटरेस्ट तो मिलेगा। जैसा आप लोग जाके कमर्शियल बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो उसके बदले आप क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जब पैसा जाके जमा करवाता है तो उसके बदले जो मिल रहा हुआ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेगा वो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को हाई कर देगा, ठीक है। मतलब हाई इंटरेस्ट मिलेगा आपको, अगर आपने पैसा जमा करवाया तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो सादे कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोगों को देने की जगह क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसा जमा करवा देंगे। अब आरबीआई के पास पैसा जमा है तो क्या, इससे क्या होगा, तो कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, तो वो लोन के फॉर्म में कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। और इसका उल्टा भी होगा, ठीक है, ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट आता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने का जो फीचर है, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट द बैंक्स हैव टू कीप इन सेंट्रल बैंक। मिनिमम परसेंटेज मैंने आपको बताया था LRR। LRR के क्या क्या थे, दो थे, एक था CRR और दूसरा है SLR, जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो CRR क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक्स हैव टू कीप इन सेंट्रल बैंक। अब जितना भी डिपॉजिट हुआ था उसका कुछ परसेंटेज जो है अमाउंट, वो क्या करना पड़ता है, कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। क्यों जमा करवाना पड़ता है, इन सिचुएशन कि अगर ये कोलैप्स हो जाते हैं बैंक्स तो उस मनी को यूज़ करके या फिर सिक्योरिटी के रूप में किसके पास, आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है ना। अब आरबीआई क्या करता है, वो CRR को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या कर देता है, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए CRR को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। वैसे ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक्स हैव टू कीप इन कैश विथ देयर देमसेल्फ, ठीक है, विद देमसेल्फ। जब कुछ मिनिमम अमाउंट जैसे कि 1,000 रुपये जमा हुए हैं, उसका अगर 10% रख दिया SLR, तो 10 रुपीज़ किसके पास, बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, बैंक को 10 रुपीज़ जो है अपने पास रखना पड़ेगा। और CRR भी अगर 10 रख दिया, ठीक है, CRR भी 10 रख दिया, तो क्या करेंगे, ये ही 1,000 का 10 जो है वो किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है क्या,
CRR और SLR। नेक्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन, वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आप अगर लोन लेने जा रहे हो किसी बैंक में गए तो आपको क्या डायरेक्ट लोन मिल जाता है क्या? नहीं, आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब वो अगर गिरवी रखोगे तभी आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे आपको क्या लोन मिलता है कि नहीं मिलता। तो वही है मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको जो गिरवी रखना पड़ता है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है किसी सिचुएशन में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या किया जाएगा, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है गिरवी रखना हो कुछ भी। ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है और डिक्रीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑल अबाउट द इंक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्टली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करवाने वाले सप्लाई थे। इसके बाद एक और आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, अब RBI जो सेंट्रल बैंक है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कि जो कुछ सिक्योरिटीज़, मतलब एक ऐसा जो अंडरटेकिंग होती है, वो अंडरटेकिंग देता है कि हम अंडरटेकिंग करते हैं कि आपको जो मनी है वो आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ इन फ्यूचर आपको रिटर्न किया जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटीज़ है वो बेचता है RBI। अब RBI इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को बेचेगा, है ना, सिक्योरिटीज़ को बेचेगा और जो मनी सप्लाई है वो कहाँ आएगी, RBI अपने पास पैसा रख लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट से पैसा वापस आ गया RBI के पास, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हुआ तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएंगी और फिर प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, महंगाई की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। वैसे ही डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज़ रखी हुई है उसको क्या करेगा, रिटर्न बेच देगा। ठीक है, और इस पर कुछ इंटरेस्ट भी देता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है RBI जो है वो अपने फंक्शंस को चलाता है और इनको बताता है और इसी से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब इसमें से कुछ क्या है, इसमें से कुछ क्वांटिटेटिव मेजर है और कुछ क्वालिटेटिव मेजर है। तो क्वांटिटेटिव मेजर की बात करें तो कौन कौन से हैं, देखो जहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, जैसे कि बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो SLR। इसके बाद आ जाता है क्वालिटेटिव मेजर्स। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स है। इसके अलावा एक और क्वालिटेटिव मेजर है जो कि है मोरल सजेशंस। ठीक है, अब RBI क्या करता है, मोरल सजेशन देता है बैंकों को कि आप कम से कम क्या करें, लोन प्रोवाइड करवाए, या कम से कम कुछ काम, मतलब कम से कम आप लोन प्रोवाइड करवाए, और ऐसी चीज़ें बोलता है ताकि उससे क्या होगा कि जो बैंक्स है वो कम से कम लोन प्रोवाइड करवाएंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। तो ये मोरल सजेशन भी देता है, जिसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपके क्या कौन कौन से आ जाएंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। ठीक है, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसमें आ जाएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मोरल सजेशन। तो ये था आपका मनी एंड बैंकिंग पूरा चैप्टर, जिसमें हमने शॉर्ट में पूरा अंडरस्टैंड किया कि मनी एंड बैंकिंग के क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं CBSE के क्वेश्चंस। तो व्हाट आर टाइम डिपॉजिट्स, ये क्वेश्चन आया था। तो टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वही टाइम डिपॉजिट होते हैं, फ्रॉम द विच मनी कैन बी विड्रॉल ओनली आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और अगेंस्ट विच चेक कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, एक्सप्लेन द बैंक इशू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना। तो बैंक इशू फंक्शन क्या है, तो बैंक इशू क्या करता है, करेंसी इशू करता है ना, तो उसको बताना। ठीक है, करेंसी, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं देखो, जैसे कि करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, येट वी से दैट कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, एक्सप्लेन हाउ दिस मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक लाइफली इफेक्ट द नेशनल इनकम। अब आपको जो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन सारे जो आ रहे हैं वो थोड़े डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो आपको एक कोई भी
दूसरे तरीके से पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको बकायदा एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस स्टेटमेंट के बाद आपसे उसका लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान होके और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना होगा और उसके बाद ही आंसर करना होगा। जैसे कि ये देखो, करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, येट वी से दैट कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, एक्सप्लेन हाउ द मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक लाइकली अफेक्टेड द नेशनल इनकम। ठीक है, अब जो मनी क्रिएशन है वो कैसे नेशनल इनकम को इफेक्ट करता है ये पूछ लिया है। अब आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, अब क्या बताओगे, मनी सप्लाई हैज़ टू कंपोनेंट, कौन कौन से है, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, है ना। करेंसी इशूड बाय द कमर्शियल बैंक while demand deposit by the created by the commercial bank is lending money to the people. In this way commercial banks is also create money. Commercial bank lend money mainly to investors. The rise in the investment, the economy led to rise and national income through the multiplier effect. तो आपने देखो प्रिसाइजली शॉर्ट आंसर लिखा है लेकिन एट टू द पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही आंसर टू द पॉइंट देना होगा। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब आपको हर डायरेक्ट ये नहीं पूछा था एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, आपको उसमें से एक फंक्शन पूछ लिया गवर्नमेंट बैंक्स फंक्शन, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा 4 मार्क्स के लिए। तो आपको वर्ड लिमिट के साथ साथ इसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च जन धन योजना, अमेंडमेंट एट एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री टू हैव एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट, एक्सप्लेन हाउ डिपॉजिट मेड अंडर द प्लान आर गोइंग टू अफेक्ट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अब 2 चैप्टर से लेके एक क्वेश्चन पूछ डाला, नेशनल इनकम से रिलेटेड भी है ये और साथ ही साथ मनी एंड बैंकिंग से भी है। जन धन योजना ये तो प्रीवियस ईयर है, इसलिए जन धन योजना उस टाइम जब न्यूज़ में आई थी तो उसका क्वेश्चन है। तो जन धन योजना क्या था कि वो खुद बता रहा है क्वेश्चन में, या वो भी है कि हर घर में या हर हाउस होल्ड में एक अकाउंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अकाउंट। तो अब ये हर घर में अगर एक अकाउंट होगा तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे नेशनल इनकम पे, आपको ये एक्सप्लेन करना है। देखो सिंपल सा है, हर घर में एक अकाउंट होगा, इसका मतलब है कि हर घर वाले क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। कहाँ, बैंक में। और जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और मोर इन्वेस्टमेंट मतलब मोर नेशनल इनकम। देखो ओपनिंग मोर बैंक अकाउंट्स मीन्स द मोर बैंक डिपॉजिट्स, मोर डिपॉजिट मीन्स द इंक्रीज इन अ लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक, है ना। मोर लैंडिंग बाय द बैंक्स मीन्स द मोर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, मोर इन्वेस्टमेंट मीन्स द मोर नेशनल इनकम, दैट्स इट। तो ये जो है आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहे, आप जो है आप सैम्पल पेपर भी उठा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है आपको। ठीक है, फिर से बैंकर्स बैंक फंक्शन पूछ लिया डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा ध्यान से आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ डू चेंज इन बैंक्स रेट अफेक्टेड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें तो और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, शॉर्ट में दिया हुआ है। एक्सप्लेन रेपो रेट कैन हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन, रेपो रेट के बारे में बताना है। क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट होता है कि जब जो कमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो रेपो रेट है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है, कि वो आखिरी ऑप्शन है। और वो आखिरी ऑप्शन क्या है कि वो आखिरी ऑप्शन है कि वो जहाँ से वो लोन ले सकते हैं, कौन? कमर्शियल बैंक।
तो इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक को। ठीक है, वैसे ही आपसे क्वेश्चन हर बार जैसे आता है वैसे ये भी है, कौन सा, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, जो कि मैंने आपको बताया कि या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू व्हाट 1/LRR। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन आया इसका तो पहले आप ये पूरा चार्ट भी बनाओगे, और चार्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे ये एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस प्रॉपर राइटिंग में करो। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप राइटिंग में अभी लिखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के टाइम में राइटिंग में लिखना होगा। ठीक है, तो फोकस करो कि आप राइटिंग में लिखें। हैं, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। अब यहाँ पे आपको बताना है इंक्रीजिंग मनी सप्लाई है तो आपको रिवर्स रेपो रेट कैसे चलेगा, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपके MCQs है कुछ, है ना, व्हाट आर द प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड दिस आर द MCQs 2020 में पूछेगा। व्हाट आर द रोल ऑफ मनी डस क्रिएशन सिस्टम यूजिंग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, ये भी बताना। ठीक है, तो ये आपके सारी चीज़ें हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट में करते हुए चलेंगे, अभी तो आपको बस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए, राइट। तो ये क्वेश्चंस है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए। जैसे कि फिर से देखो, है ना, ये आ गया। अब इसमें से सही कौन सा है, ये कितना होगा, अब ये आपको बताना है। क्या बताया था, रिवर्स रिज़र्व रेशियो है आपका 20%, तो लोन कितना देंगे, 80% देंगे। अब यहाँ फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, 800 का 20% कितना है ना, वो निकालना है आपको, है ना, जो कि है कितना 640 सही हो गया। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, है ना, 1/, ये 5, है ना, तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो का 5 टाइम्स कितना होगा, 5000 किस में, ये 2 सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एज यूजल ये सारा प्लस होके 1000 5000 4000 और यहाँ पे 1000 ही आएगा, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट भी करते रहना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एलिब्रेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर ऑफ फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सुपरवाइज़र फंक्शन क्या है, तो सुपरवाइज़र का भी काम करता है किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक, है ना, क्योंकि रेगुलेट करता है बैंक को और जितने भी ब्रांचेज है कमर्शियल बैंक की, तो उसका भी सुपरवाइज फंक्शन का भी काम करता है। इसलिए ये भी उसका एक मेजर फंक्शन है, सुपरवाइज़र ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, है ना, क्वेश्चंस की लगातार बार। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है या यूनिट है वो ख़त्म होती है। और इस यूनिट के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बाकायदा आप अच्छे से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, या नहीं आई है डिसलाइक कर लिए, और फीडबैक आप दे सकते हो, कमेंट करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।